जी, हम देख रहे हैं कि इस मसले के बाद आगे कैसे बढ़ा जाएगा, अगर आगे बढ़ा जा सकता है। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ हैं। हक्कानी साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस माहौल में ये हो सकता है, ये मुमकिन भी है या नहीं? आप अच्छी तरह से पाकिस्तान और भारत दोनों की सियासत को समझते हैं, आप देख भी रहे होते हैं। यहाँ पर कभी ना कभी कोई मोदी के यार का ताना तो कह देगा, लेकिन इंडिया इज नॉट एन इलेक्टोरल इशू पाकिस्तान में। भारत में हम देखते हैं कि इसका रिवर्स है, बरक्स है वहाँ पर, कि वहाँ पर इट इज़ वेरी मच अ पॉलिटिकल इशू, और पाकिस्तान इज़ यूज्ड एज अ कैच फ्रेज फॉर इंडियन मुस्लिम्स, गो टू पाकिस्तान, ये वो। और माजी में ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा है, मोदी के लिए रहा है, मोदी के लिए रहा है। तो इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए ये कैसे हो सकता है? आई मीन आइडियली होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, डी एस्केलेशन, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मुश्किल ही है। जी बिल्कुल मुश्किल है। और देखिए, ये याद रखिए कि एक ज़माना था कि पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था भारत से बात करने वाले को, और मोदी का यार भी कहा गया, और हमारे यहाँ बातचीत नहीं होने दी गई। और उससे पीछे चले जाएं तारीख में, शिमला मुआहदे के खिलाफ जुलूस निकले, ऐलान ताशकंद के खिलाफ जुलूस निकले। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, इस हकीकत से हमें इनकार नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं कि नहीं जी, सिर्फ तलवार की ज़बान में बात हो सकती है भारत के साथ। हाल ही में कुछ लोगों ने इन ख्यालात का इज़हार किया है कि ये हमारे दरमियान ऐसे डिफरेंसेस हैं, ऐसे इख्तलाफात हैं कि जो कभी हल ही नहीं हो सकेंगे। तो ये तो मसला है, और उस तरफ की बात आपने बिल्कुल करी दी कि वहाँ पे एक सियासी इशू बना दिया गया है। लेकिन मसाइल हल तो फिर इसी तरह किए जाते हैं कि क़यादतें संभलती हैं, समझती हैं। यही मोदी साहब जो हैं वो मिलने के लिए पहुँच भी गए थे हमारे वज़ीर आज़म से, जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई थी 2019 में। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो वो वहाँ पर डी एस्केलेशन खुद करके और आके बातचीत कर लेंगे। जो असल बात है वो विल की बात है कि क्या दोनों तरफ क़यादतों में ये विल है कि आगे बढ़ा जाए, या दोनों ये चाहते हैं कि यही खेल हमेशा खेलते रहें। इस बार फिर वो जो जैसे बच्चों का होता है, खेलते खेलते गेंद से शीशे तोड़ते हैं, उसके बाद पड़ोसी या कोई आके चीखता है, घर में जाके खामोशी से बैठ जाते हैं। तो क्या हमने वो रवैया इख्तियार करना है या मचोर कौमों वाला रवैया इख्तियार करना है? ब्रेक से पहले मुझसे गालिबन सवाल किया गया था कि कश्मीर के स्टेटहुड का क्या मुस्तकबिल होगा। दो बातें अहम हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये पेंडिंग है एक दरखास्त अभी तक, और उन्होंने जानबूझ के पेंडिंग रखी कि ये जो उसका स्टेटहुड ख़त्म किया गया था ये गैर आईनी था, क्योंकि आज तक किसी फेडरेशन में ऐसा नहीं हुआ कि एक फेडरेटिंग यूनिट जो है उसका स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया जाए। जो मसलन एक गिलगित बल्तिस्तान हमारे यहाँ था, वो सूबा नहीं था लेकिन उसको सूबा बना दिया गया। उसी तरह से इंडिया में अगर कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी, तो उसको स्टेट बना दिया गया। हमेशा अपग्रेडिंग होती है, डाउनग्रेडिंग कहीं नहीं होती, क्योंकि टेक्निकली फेडरेशन जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स के इज्तिमा का नाम है। तो अगर किसी भी ज़रिए से फेडरेटिंग यूनिट को उसके मनसब से महरूम किया जाए तो यह आइन की खिलाफ वर्जी है। ये बहस वहाँ होनी है और होगी, मुझे पूरा यकीन है कि होगी। आज ही एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किसी ने दायर की है कि ये जो पहलगाम का वाक़या है इसकी भी एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। तो ये उनके प्रोसेस के अंदर भी ये बात मुमकिन है और शामिल है। सवाल ये है कि क्या एस्केलेशन दोनों में से किसी मुल्क के मफाद में है, और अगर नहीं है तो दोनों तरफ डी एस्केलेशन के हामियों को एक दूसरे से भी बात करनी चाहिए और अपनी अपनी क़यादतों से भी बात करनी चाहिए। और ये जो मामलात हैं कि मसला कश्मीर का को मुंसफाना हल हो, ये जो दहशतगर्दी इतने सालों से होती आई है इसका भी कोई मुस्तकिल हल हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ डिनाइबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाए। बहुत सबूत की बात हो रही है और ख़ुद मैंने की है कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि जिन वाक़यात के बाद सबूत पेश भी किया गया था तब भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लोग जो हैं उनको पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद किसी को अदालत ने छोड़ दिया, किसी को हमने खुद इंतज़ामी फैसलों के नतीजे में छोड़ दिया। तो दोनों तरफ की शिकायतों को अगर कोई संजीदगी के साथ गौर करे और कहे कि क्या शिकायत है जो दूर की जा सकती है ताकि गाड़ी को आगे चलाया जाए, तो शायद कोई हल निकल सके। वरना इस बार ये डी एस्केलेशन हो जाएगी, 3-4 साल के बाद या 2-3 साल के बाद फिर ऐसा ही वाकया होगा और हम वहीं खड़े होंगे। अच्छा हक्कानी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो हम शॉर्ट टर्म है कि डी एस्केलेशन हो या ना हो,
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 77 साल इस वक्त दोनों मुल्कों की जो भी क़यादत है वो पार्टीशन के बाद पैदा हुई है, और वो उन दो रियासतों में पैदा हुई है जहाँ उन्हें इंडोक्ट्रिनेट किया गया है एक ख़ास समत की तरफ, वहाँ किसी और तरह से, हमारे यहाँ किसी और तरह से, और उसी में से वही समाज का भी रवैया बनता चला गया और उसी समाज ने ये लीडरशिप भी पैदा की। तो अब इनसे कि जो रोज़ी रोटी है वो इंडोक्ट्रिनेशन और उसके नतीजे में जो मसाइल हैं उनसे जब जुड़ जाए तो क्या ये महज हवाई बात नहीं होती कि वो वक्ती तौर पे तो डी एस्केलेशन हो जाएगी, लेकिन फिर बकौल आपके या हम जो कह रहे हैं मामला फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है हर 4-5 साल बाद। तो असल मसला क्या है? बता, आपने जवाब को सवाल बनाने की कोशिश की है। आपने जवाब तो खुद ही दे दिया है कि इंडोक्ट्रिनेशन मसला है। जब तक आप लोगों को ये बावर कराते रहेंगे कि हम अजली अब्दी दुश्मन हैं, जब तक हम लोगों को ऐसी तारीख पढ़ाएंगे जिसके अंदर हम अलावा लड़ाई के हमने कुछ और काम ही नहीं किया, कभी मिले ही नहीं, हम भूल जाएंगे कि वही मुग़ल जिनकी को हम कहते हैं कि वो बड़े और ज़बरदस्त और कामयाब मुसलमान बादशाह थे, उनकी कामयाबी का राज ये था कि उनमें से बेशतर की बीवियाँ हिंदू थीं, उनके बच्चे जो थे वो आधुआत थे। तो इस किस्म की बातें जब हम नहीं पढ़ाएंगे, उधर ये बात की जाएगी कि जो हम पे इतने साल हुकूमत कर गए वो किसी तरह से गैर हो गए। हालांकि जब कोई इतने अरसे तक रह जाता है और वहीं उसकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे वहीं पैदा हो जाते हैं, तो फिर वो वहीं का हो जाता है। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन जो है ये ख़त्म करनी होगी। लेकिन ये ख़त्म अगर नहीं भी की गई ना, तो एक बात याद रखिए, हमारे यहाँ जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो कम्युनिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सोवियत यूनियन में जो इंडोक्ट्रिनेशन हुई थी, तो सोवियत यूनियन के भी कोई 1917 से लेके और 1991 तक आप याद रखिए कि कितनी इंडोक्ट्रिनेशन हुई। उसी इंडोक्ट्रिनेशन से पैदा होने वाले वही लोग बिलाखिर उन्होंने हक़ाइक़ को रिकग्नाइज करना शुरू किया, और गोर्बाचोव, येल्सिन ये पैदा हुए वहाँ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके बाद के जो फेडरेटिंग यूनिट थे उनमें से चंद एक को जाने भी दिया गया, और वो भी एक इज्तिमाई फैसले के तौर पे किया गया कि ये नहीं हुआ कि किसी ने ज़बरदस्ती आज़ादी हासिल कर ली, बल्कि बातचीत करके हुआ। तो वो सारे के सारे अवामिल हुए वहाँ, वो फिर हालात बाज़ औक़ात इंडोक्ट्रिनेशन को ओवरकम कर लेते हैं। हक़ानी साहब, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। हमारा ये इम्प्रेशन है यहाँ पे कि ठीक है, माजी में पाकिस्तान से भी गलतियाँ हुई, हमने दोस्ती की बात की लेकिन मामला बिगड़ गए। मैं माजी में जाने की बजाय आज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये यहाँ पे एक तासुर है हमें कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत जो है जिन अंदरूनी चैलेंजेस से निमट रही है, चाहे वो इकोनॉमिक हों, सिक्योरिटी के हों, दे कैन इल अफोर्ड के जी के इंडिया के साथ आप कोई नया फ्रंट खोलें। और उनका अगर है भी तो वो चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। हम जानते हैं कि पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब भी जो हैं दिली तौर पर चाहते थे कि जी हालात बेहतर हों। इस वक्त हमें जो मसला नज़र आ रहा है वो भारत की साइड पर नज़र आ रहा है। मोदी सरकार को जो रिवॉर्ड मिलता है एंटी पाकिस्तान पे, जैसे ज़रार बात कर रहे थे, वहाँ पे व्हेन विल इट बिकम गुड पॉलिटिक्स के आप पाकिस्तान को इंगेज करें? क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि विलिंगनेस है, अगर कोई मीडिएटर है, कोई ट्रैक 2 है, पाकिस्तान की क़यादत में विलिंगनेस है, क्योंकि हमारे अंदरूनी मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि हम मज़ीद अदम इस्तेहकाम इस रीजन में नहीं चाहते। क्या कहेंगे आप? लेकिन जब हम सफारतकारी सीखते या पढ़ाते हैं तो हम उसमें हमेशा ये कहते हैं कि दोनों तरफ की बात को समझने की पहले कोशिश करो उनकी निगाह से। तो आप ज़रा यही बात थोड़ा सा भारत के नुक्ते निगाह से देखें। उनका ख्याल है कि जनरल बाजवा के ज़माने में एक सीज़ फायर हुआ और उस पर अमल हुआ और 4 साल सुकून से गुजर गए, निस्बतन सुकून से गुजर गए। लेकिन अब दोबारा से कोई आग भड़का रहा है। मुमकिन है कि ये उनकी गलतफहमी हो, मुमकिन है कि ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर हो, मुमकिन है कि ये मकामी लोगों की नाराज़गियाँ हों जिसके नतीजे में वो बंदूकें उठाकर जाकर लोगों को मार रहे हैं और 26 लोग उनमें से ही किसी ने कत्ल कर डाला। ये सब मुमकिनात में से है। लेकिन उनका जो तज्जिया है, सियासी तज्जिया, वो ये है कि शायद
पाकिस्तान में भी किसी की सियासी ज़रूरत है कि उनके ऊपर एक साबिक़ वज़ीर आज़म और उसके हामियों की जानिब से बहुत बड़ा हमला हो रहा है, मुल्क में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो पहले कभी नहीं की गई, तो ऐसे मौके के ऊपर कौम को मुत्तहिद करने का मौका दे दिया जाए और कौम हमेशा बैरूनी चैलेंज के मुकाबले में यानी इकट्ठी हो जाती है, और वो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तानी कौम। तो इसलिए दोनों तरफ की बात को जहन में रखते हुए बात करें कि ये दुरुस्त है कि वहाँ एक मसला है सियासी, लेकिन सियासी मसला हमारी तरफ भी दूसरी नौइयत का है, उसी नौइयत का ना सही। ठीक है, चलें, ठीक है। हुसैन हक्कानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन दूं तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, हमारी जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि बाल सफेद हो गए, बाल उम्मीदों पे बस सर झड़ गए, मतलब हक्कानी साहब ने कहा कि उधर भी मसला है सियासी और इधर दूसरी नौइयत का मसला है। दूसरी नौइयत के मसले से मुझे याद आया कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो एक्स अकाउंट है वहाँ से पैगाम, ट्विटर क्या है यार, ट्विटर कह देते, थैंक यू, वो कह रहे हैं कि पहलगाम में इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। इस वाक़े की तहकीकात की बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। पुलवामा में भी जब 2019 में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था तो पाकिस्तान ने हर मुमकिन ताउन की पेशकश की, मगर इंडिया ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा था। वो प्राइम मिनिस्टर थे। 1.5 अरब आबादी के मुल्क को जौहरी ताकत के हामिल इस खित्ते में खिलवाड़ करने की बजाय ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा हुकूमत ने कौम को तकसीम किया, मगर मोदी की जाहिरियत ने कौम को मुत्तहद कर दिया। सही, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मोदी की जाहिरियत की हमने बात की तो देखें, मैं तो जो देख रहा हूँ और मैंने अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट देखी है इंडिया से, अगर वो स्क्रीन पर हम ले आए प्लीज़ जी, ये अब देखिए किस लेवल की एस्केलेशन हो रही है। हाँ, एयर स्पेस शट फॉर ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ये छोड़ दो, जैसे हमारी फ्लाइटें वहाँ से कम ही गुजरती हैं। नीचे पढ़े क्या हुआ है, हानिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया है मोदी ने यार। ये कोई एक्ट्रेस है ना? ये हाँ, ऐसा ही है। तो मतलब कि अब तो जंग लाजिम है, मतलब एक मतलब गौरी तो आया ना। ऑन अ सीरियस नोट, जब हम जंग की बात करते हैं, और इतनी लाइटली नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ हकायक हैं। जंग सिर्फ एक नंबर्स गेम नहीं होती कि मेरे पास 3000 टैंक है, आपके पास 6000 टैंक है, लो आप जीत गए, ठीक है। इट्स नॉट दैट सिंपल। डिप्लॉयमेंट की बात होती है कि आपने उन 6000 टैंक्स में से कितने डिप्लॉय किए हैं, कितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एक बात ये है, ना ही बात ये है कि आपके पास कितने खिलौने हैं और कितने महंगे खिलौने हैं, राइट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। भारत के पास 1000 बार हमने सुना है कि राफेल्स हैं, राइट, फ्रेंच जेट, टॉप ऑफ द लाइन, हाँ, एक्सेलेंट एयरक्राफ्ट, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया के पास रशियन एयर डिफेंस मिसाइल एयर डिफेंस है, नहीं, S-400 और हाँ Su-30 फाइटर जेट्स भी है, अगेन रियली गुड प्लेन। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, इजरायली सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि फैल्कॉन अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेडार सिस्टम है, और एक स्पाइडर है, ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, और फिर जाहिर है कि कुछ इंडिजिनस हैं। तो खिलौने बहुत हैं और बड़े महंगे खिलौने, क्योंकि आपके पास पॉकेट मनी है ना। क्या कहते हैं, न्यूली रिच को क्या कहते हैं, नौ दौलती। अब नौ दौलती एटीट्यूड भी वही है ना, नौ दौलतियों वाला। मसला ये है कि क्या आपके खिलौने एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं या नहीं। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, बिकॉज अगर S-400s और राफेल्स एक थिएटर में काम कर रहे हैं, दे नीड टू कम्युनिकेट। एक है रशियन सिस्टम, एक है यूरोपियन सिस्टम, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है। सेम गोज फॉर द इजरायली सिस्टम्स, उनका सोर्स कोड अलग है, इनका सोर्स कोड अलग है। यहाँ पर पाकिस्तान में, आप माने या ना माने, एक जो डेवलपमेंट हुई है ऑन अ मिलिट्री पॉइंट, इसके सिस्टम्स की इंटीग्रेशन बहुत बेहतर हुई है, और इसके पीछे एक सिस्टम है। क्योंकि आप हमारे बारे में भी कह सकते हैं, आपके पास F-16 है, आपके पास 80% चाइनीज माल है, 80% चाइनीज 20% अमेरिकन माल, 20 माल है। तो एक सिस्टम है, यूएस का सिस्टम था लिंक 16, उसका जो एक नया वर्जन, जिसमें यकीनन चाइनीज इनपुट भी है, लोकल इनपुट भी है, इधर उधर से हमने पीस टुगेदर किया है, ये इन सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में। अगर इंटीग्रेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन, मैल फंक्शन, फ्रेंडली फायर का खतरा शुरू हो जाता और है, एक्सीडेंट और एक्सीडेंट्स का। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी टॉयज। तो उनके यहाँ इंटीग्रेशन नहीं हुई है क्या? इस तरह इस हद तक नहीं हुई। हमारे यहाँ बेहतर हुई है। हमारे यहाँ चीन और अमेरिका दोनों राइवल्स, लेकिन उनका माल यहाँ पे, माल यहाँ पर है और चल रहा है। और देखें, जो अभी बात की ना वसत ने, 80%
अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है, आपको कोई, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कुछ लोगों की अगर खुशफहमी है कि चीन अपनी फ़ौज भेजेगी ये वो, नहीं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स, सप्लाईज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉर और सैटेलाइट रियल टाइम इंटेलिजेंस, मतलब बैक एंड पे आप बैक एंड पे भाई खड़ा है। आपको भाई आपको चीजें देगा। और कई वो चीन से आप कभी ये बयान नहीं सुनेंगे कि जी असल में एक नया कानून हमने पास कर दिया है, चाइनीज प्रेसलर अमेंडमेंट, अब आपको पुर्जे नहीं मिलेंगे, बिकॉज चाइना की रिलायबल पार्टनर है कंपेयर टू अमेरिकन्स, कंपेयर टू द अमेरिकन, ये हमारे यहाँ एक कंपेयर टू perception द है। अमेरिकन तो कोई भी रिलायबल कोई भी पार्टनर है। आप ज़ेलेंस्की से तो पूछे ना एक दफा, हाँ ज़ेलेंस्की से पूछे ना कैसा लग रहा है बेटा, हाँ फिर पता लगे। तो ठीक है। और बस इतना ही है। वो सर आप बताएं, कुछ बताना मुझे ज़रार की बातों से जो है वो इत्तेफाक है। अच्छा, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी बातों से समझने में मदद मिल रही है कि ये होता था एक ज़माना था कि हमारे पास मेरा जूता है जापानी, तैयारे भी थे, हैं थोड़े से मेग भी थे, लाल टोपी रूसी, या तुम बात नहीं ओके सॉरी, गाने का शौक है। चाइनीज़ मिग थे, मिराज थे, उनकी ओवरहॉलिंग वगैरह करके हम काम चलाते थे। फिर हमारे पास फैंटम तैयारे आ गए, सेबर थे, F-16 आ गए, ये सारे। तो वो एक था सिलसिला, इंटीग्रेशन का मसला था। लेकिन अब मेरा ख्याल है इसलिए सहूलत है कि 80% जो है चाइनीज़ माल है, तो उसमें तो ज़ाहिर है आपस में वो हथियार चीनी ज़बान ही बोलेंगे और ये लोग ट्रेंड हैं। और बाकी जो है 80s और 90s के दौर के जो अमरीकी हथियार हैं वो भी हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में जो हथियार अमेरिका ने छोड़े हैं वो भी इंटीग्रेटेड हैं, वो भी सब, इसलिए कि सारे के सारे वो तो स्मॉल आर्म्स है ना सर, उसमें इंटीग्रेटिंग की जो भी है हो गया। तो अच्छा, इसमें खर्चा भी कम होता है। मसलन अगर आपकी एयरफोर्स में 3 या 4 ममालिक के तैयारे हैं, तो सबकी अलग-अलग होगी, अलग-अलग मैनुअल होंगे, अलग-अलग माहिरीन आएंगे। अगर एक ही कंपनी के या एक ही मुल्क के हैं तो मेरा ख्याल है खर्चा भी कम नहीं। वो आप राफेल पर किसी और मुल्क के मिसाइल नहीं लगा सकते, वो आपको फ्रांस से ही लेने हैं। तो इस तरह के मसले भी हैं। और इंटीग्रेशन का मसला ये होता है कि जैसे आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ पश्तो में, आप सिर्फ सिंधी बोलते हैं, you see, so they can't talk to each other. This is a problem. So हमारे दिफाई तज्ज़ियातकारों की गुफ्तगू आपने सुनी, मिलिट्री इक्विपमेंट। और आखिरी पंच लाइन ये है कि हम बोले ना बोले, हमारे हथियारों को आपस में बोलना चाहिए। ये बात ठीक है, हो गया बहुत अच्छा। अब आप क्लोज कर सकते हैं। नहीं मैं क्लोज नहीं कर रहा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जब ये, तो हम बात हुई 2 देशों के आपस में लड़ने की, लेकिन मार कुटाई जब बच्चों की होती है स्कूलों में, उसके क्या असरात निकलते हैं और हम कैसे भुगतते हैं, थोड़ा इस पे बात करें।